बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। ख्वाजात डेमास्थनीज यूनान का एक अजीम खतीब था। ये 384 कबल मसीह में एथेंस में पैदा हुआ और इसके बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने इससे पहले और इसके बाद दुनिया में इससे बड़ा कोई मुकर्रर पैदा नहीं किया। यह हकीकतन हजारों लोगों के मजमे पर सख्ता तारी कर देता था और लोग इसकी गुफ्तगू के सहर में गुम हो जाते थे। कदीम यूनान के लोग डेमास्थनीज के बारे में लिखते हैं कि यह शख्स पत्थरों को पिघलाने और पिघले हुए लोहे को पत्थर बनाने का फन जानता था। जिस वक्त डेमास्थनीज का तूती बोल रहा था, उस वक्त मकदूनिया के बादशाह फिलिप II ने एथेंस पर हमले का ऐलान कर दिया। एथेंस उस वक्त असलहा, फौज और रुपए पैसे में कमजोर था। ये लोग फिलिप की भारी फौज और मजबूत मैशियत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। चुनांचे एथेंस की हुकूमत ने लोगों को जंग के लिए मोटिवेट करने के लिए डेमास्थनीज की मदद लेने का फैसला किया। हुकूमत ने उसे हायर कर लिया और वो यूनान की गली गली, शहर शहर गया और उसने लोगों को वतन पर कट मरने के लिए तैयार कर लिया। मौरखीन बताते हैं डेमास्थनीज जिस शहर में दाखिल होता था, वो अपनी तकरीर से उस शहर के तमाम लोगों को हल्फ उठाने पर मजबूर कर देता था। डेमास्थनीज की मेहरबानी से पूरा यूनान फिलिप II के मुकाबले के लिए इकट्ठा हो गया। जंग से एक दिन पहले डेमास्थनीज आखिरी तकरीर के लिए खड़ा हुआ तो मजमे में मौजूद एक बूढ़े ने उससे पूछा, डेमास्थनीज, हम सिर्फ तुम्हारे लिए जंग के लिए निकले हैं। यह बताओ, कल जब जंग शुरू होगी तो तुम कहां होगे? उसने सीने पर हाथ रखकर जवाब दिया, मैं लश्कर में सबसे आगे होऊंगा और इस जंग में पहली लाश डेमास्थनीज की गिरेगी। मजमे ने जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए। अगला दिन जंग का दिन था। डेमास्थनीज वादे के मुताबिक तलवार लेकर मैदान की तरफ चल पड़ा। पूरा यूनान उसके पीछे पीछे था। इस दौरान तबले जंग बजा और फिलिप II की फौजें तलवारें लहराती हुई यूनानियों की तरफ दौड़ पड़ी। डेमास्थनीज ने जब हजारों तलवारों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो वह डर गया। उसने तलवार मैदान में फेंकी और यह कहते हुए वापस दौड़ लगा दी, जंग जंग होती है और तकरीर तकरीर। ख्वाजात, हकीकत और तकरीर, ग्राउंड रियलिटी और पेपर में यही फर्क होता है। इंसान पेपर पर बड़े बड़े शानदार मसूबे तख्लीक कर लेता है। पेपर में यह मट्टी को सोना और सोने को हीरा बना देता है, लेकिन जब जिंदगी पेपर से बाहर कदम रखती है तो वक्त की हरारत सारे मसूबे पिघला कर रख देती है। दुनिया में अगर मसूबे, अगर प्रोजेक्ट ही सब कुछ होते तो नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की सुपर पावर होता। क्योंकि सदर अयूब खान से लेकर जनरल परवेज मुशर्रफ तक हमने इस मुल्क में ऐसे ऐसे आइन और ऐसे ऐसे मसूबे तख्लीक किए हैं कि अकल दंग रह जाती है। लेकिन ये मसूबे आने वाले वक्तों की एक बारिश बर्दाश्त न कर सके और आज इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी रियासत अपने वजूद पर शर्मिंदा शर्मिंदा दिखाई देती है। आप 1973 का आइन ले लीजिए। इसे भुट्टो साहब ने दुनिया का बेहतरीन आइन करार दिया था, लेकिन इस आइन पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। हमारी आईनी कमेटी ने पिछले हफ्ते इस आइन में 95 तरामीम का एक नया पैकेज फाइनल किया है। आज काबीना ने इस पैकेज की मंजूरी दे दी और यह पैकेज अब असेंबली से पास भी हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पैकेज पर अमल दरामद भी होगा? इसकी क्या गारंटी है कि इस पैकेज और इस आइन में आवाम से जो वादे किए गए हैं वो पूरे भी होंगे? नाज़रीन, ये पैकेज डेमास्थनीज की तकरीर की तरह बड़ा शानदार दिखाई देता है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि यह पैकेज मुस्तकबिल में मार्शल लॉ का रास्ता भी रोक सकेगा? क्योंकि मौजूदा आइन 1973 में बना था और इस आइन में मार्शल लॉ लगाने वालों के लिए सजाए मौत तय की गई थी। लेकिन 1973 के बाद मुल्क में 2 बार मार्शल लॉ लगे और आइन दोनों मर्तबा मार्शल लॉ का रास्ता नहीं रोक सका। दोनों मार्शल लॉ के बाद उन्हीं सियासतदानों ने इस आइन में 8वीं और 17वीं तरमीम की थी, जिन्होंने इस आइन की तख्लीक में मरकजी किरदार अदा किया था। अब क्या गारंटी है कि कल को यही लोग जो आज पार्लियामेंट में 18वीं तरमीम ला रहे हैं, यही किसी नए तोप अली खान के साथ शामिल नहीं हो जाएंगे और 20वीं या 25वीं तरमीम के जरिए आइन को दोबारा 1985
یا 2003 کی پوزیشن پر نہیں لے آئیں گے۔ خواہشات، کیا یہ آئینی پیکج مارشل لا یا شخصی آمریت کا راستہ روک سکے گا؟ اور اس آئینی پیکج میں کیا کیا خامیاں اور کیا کیا سکم باقی ہیں؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔